नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत 1 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। हम अपने विभिन्न शहरों और राज्यों में बैठक आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से भारत के अनुभव ने दिखाया है कि अगर हम डिजिटल आर्किटेक्चर को समावेशी बनाते हैं तो ये सामाजिक आर्थिक बदलाव ला सकता है। भारत ने डिजिटल सार्वजनिक सामान विकसित भी किया है, जिसकी मूल संरचना में अंतर्निहित लोकतांत्रिक सिद्धांत है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता देनी होगी। पीएम मोदी के सपने को बनारस का रेल इंजन कारखाना अब साकार कर रहा है। 2014 के बाद ये कारखाना अब आत्मनिर्भर हो रहा है। विदेशी उपकरण के सहारे ट्रेन को तैयार करने वाला ये कारखाना अब 98% उपकरणों का उत्पाद खुद कर रहा है। वाराणसी में इस रेल इंजन कारखाना की स्थापना 1961 में की गई थी। अमेरिकी तकनीक के साथ साथ ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों से उपकरणों के सहारे यहाँ ट्रेन इंजन बनाए जाते थे। लेकिन 2014 के बाद मेक इन इंडिया के विचार से ज्यादा उपकरणों तो अब इसी कारखाने में इंजीनियर तैयार कर दे रहे हैं। ट्रेन इंजनों को तैयार करने में ऑयल रेडिएटर, सर्जर रेस्टर, ट्रांसफार्मर, प्रपल्स सिस्टम, कंप्रेसर, बैटरी बॉक्स, कंट्रोल पैनल, बोगी इत्यादि कई सामानों को बाहर से मंगवाया जाता था। लेकिन अब ये सारे सामान बनारस रेल इंजन कारखाना खुद तैयार कर रहा है, जिसके कारण 98% उपकरणों का उत्पादन इस कारखाने में हो रहा है। इस स्वदेशीकरण के कारण पहले एक मालवाहक गाड़ी को तैयार करने में लगभग 12 करोड़ और पैसेंजर गाड़ी को तैयार करने में लगभग 14 करोड़ की लागत आती थी। वहीं अब मालवाहक लगभग 10 करोड़ और पैसेंजर गाड़ी लगभग 12 करोड़ में तैयार हो जा रही है। झांसी के रेल कोच फैक्ट्री के नवीनीकरण का काम पूरा हो चुका है। कारखाना नई और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। अब ट्रेनों के कोचों को इंसान नहीं, रोबोट पेंट करते नजर आएंगे। दरअसल यहाँ रोबोटिक कोच पेंट बूथ बनाए गए हैं। रेलवे में देश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। फिलहाल यहाँ मशीनों की टेस्टिंग का काम अंतिम दौर में चल रहा है। 50 कोच होल्डिंग होने के चलते यहाँ एक साथ शेडों के अंदर 50 कोचों की मरम्मत हो सकेगी। इसके अलावा टर्नटेबल, क्रेन, RRV आदि रिमोट से ऑपरेट की जाएगी। LHB कोच बोगी की असेंबली और डिसअसेंबली लाइन डाली गई है। नगरा हॉट के मैदान में तैयार हो चुके रेल कोच नवीनीकरण कारखाना में LHB कोच के साथ ही भारत की हाई स्पीड ट्रेन में से एक वंदे भारत के कोच भी यहीं तैयार होंगे। भारतीय रेल ने कोच कारखाना में स्वदेशी तकनीक को ही तरजीह दी है। बच्चों के इलाज का सबसे बड़ा जेके लोन अस्पताल, जहां प्रदेश के अलावा आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। आलम ये कि जेके लोन अस्पताल में सुविधाओं से अधिक मरीजों का भार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस ने राज्य सरकार को बच्चों का नया अस्पताल शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के तहत RUHS के पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जहाँ 350 बेड का बच्चों का अस्पताल शुरू किया जा सकता है, जिसमें जनरल पीडियाट्रिक यूनिट के अलावा बच्चों के इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी यूनिट भी शुरू की जा सकती है। इसमें पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर यूनिट, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी और नियोनेटल क्रिटिकल केयर यूनिट शामिल है। RUHS के VC डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बताया कि टर्शरी अस्पताल की तर्ज पर बच्चों के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का प्रस्ताव दिया गया है। जो पीडियाट्रिक हमने डिमांड किया है डिपार्टमेंट की, चारों सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हम खोलने वाले हैं। तो आप यही समझिए कि एक तरह का सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट हम खोलने वाले हैं। और SMS का ब्रांड नेम इतना बड़ा है, यहाँ टैलेंट इतना अधिक है कि पूरे देश और एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ कंट्री से पेशेंट्स यहाँ आते हैं। सिरोही जिले के मुख्यालय का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बदहाली के आंसू बहा रहा है।
सरकारी अस्पताल में जगह जगह पड़े गंदगी के ढेर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। प्रदेश के सीएम ने चिकित्सा सुविधा का इजाफा तो कर दिया, लेकिन उन सुविधाओं की पालना कराने वाले लापरवाही बरत रहे हैं। सरकारी अस्पताल की कुछ ऐसी अनचाही तस्वीरें सामने आने के बाद सिरोही चिकित्सा विभाग के दावों की पोल खोल दी है। सरकारी अस्पताल में वार्ड के बाहर पीने के पानी की टंकी गंदी पड़ी है। न जाने कितने दिनों से वहां सफाई नहीं हो रही। महिला पुरुष वार्ड में शौचालय टूटे फूटे हैं। मरीजों के साथ ही उनके साथ आए उनके तीमारदारों को इसका उपयोग करने को नहीं मिल रहा। ऐसे में उनका कहना है कि ऐसी व्यवस्था के चलते वे बीमार पड़ सकते हैं। वहीं इस मामले में चिकित्सा विभाग के अधिकारी जांच कराने की बात कर रहे हैं। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म नायक आपको जरूर याद होगी। इस फिल्म में अभिनेता अनिल कपूर एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने एक दिन में ही कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिससे आइकन बनकर उभरे। उन्हें जनता की मांग पर चुनाव लड़ना पड़ा और दोबारा मुख्यमंत्री भी बने। अब अनिल कपूर की इसी फिल्म से प्रभावित होकर मथुरा के रहने वाले प्रकाश चंद्र अग्रवाल प्रयागराज में 3 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाए। प्रकाश चंद्र अग्रवाल ने अपने एक दिन के कार्यकाल के लिए एजेंडा भी तैयार कर लिया है। उनका कहना है कि वो भ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित कर उनका डिमोशन कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उनका दावा है कि अगर उन्हें एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो हर तरह के भ्रष्टाचार को एक दिन में जड़ से समाप्त कर सकते हैं। एक दिन का सीएम बनने के लिए उन्होंने इसके लिए राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, यूपी की गवर्नर और सीएम को प्रत्यावेदन भी भेजा है। हालांकि वो ये बखूबी जानते हैं कि उन्हें एक दिन का मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार सिर्फ सीएम को ही है। हाई कोर्ट में मुख्य सचिव जवाब नहीं दे, डीएम जवाब नहीं दे। हमें अंततः तो बोलिए कि एक दिन का मुख्यमंत्री बनने पर जो कठोर समस्याएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसको मिटाना चाहिए और समस्या हल होना चाहिए। नैनीताल झील का पानी तेजी से कम हो रहा है। पिछले 20 से 22 दिनों में 1 फीट 6 इंच पानी कम हो गया है, तो हर रोज 1 से 2 इंच पानी घट रहा है। नालों से आ रहे पानी और झील के वाटर लेवल से बने चौतरफा संकट से चिंता बनने लगी है। शहर में पानी की रोस्टिंग के बाद भी नीचे उतर रहे झील के जल स्तर पर सिंचाई विभाग की नजरें हैं। हालांकि अब झील के लिए विंटर रेन और स्नोफॉल का भी इंतजार है, लेकिन जिस गति से पानी घट रहा है उससे अगले साल अप्रैल में ही झील में जल संकट दिखेगा और जून में संकट जैसी स्थिति बन सकती है। दरअसल नैनीताल की इस झील पर स्थानीय जनता के साथ पर्यटकों का दबाव है, तो पेयजल की आपूर्ति भी इसी झील से पूरी होती है। पर्यटन सीजन के दौरान 12 MLD पानी की खपत को कम कर 8 MLD कर दिया गया है। बावजूद इसके पानी का लेवल पहले से तेज गति से गिर रहा है। वहीं झील से पानी के रिसाव की भी चर्चाएं हो तो रही हैं, लेकिन प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। शिमला में ट्रैफिक जाम बड़ी परेशानी बन गया है। रोजाना वाहन घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं। जो सफर 20 मिनट में तय होता है उसके लिए अब 2 घंटे लगना आम बात हो गई है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होने के कारण देश विदेश से सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। इससे राजधानी में जहां होटल और स्थानीय कारोबारियों के चेहरे तो खिल गए हैं, लेकिन आम जनता को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। सड़कों पर ज्यादा वाहन होने से जाम की स्थिति बनी हुई है। पुराना बस स्टैंड, विक्ट्री टनल, लक्कड़ बाजार, ढली, छराबड़ा, विकास नगर, खलीनी, टॉलैंड, सचिवालय में लगने वाला लंबा जाम सिर दर्द बना हुआ है। ट्रैफिक जाम के कारण लोग अपने जरूरी काम को भी समय से नहीं कर पा रहे। शिमला का दीदार करने आए सैलानी भी इस परेशानी से बच नहीं पा रहे। जो सैलानी 3 दिन का पैकेज लेकर शिमला आए, उन्हें एक दिन तो जाम से निकलने में ही लग रहा है। शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। लखीमपुर खीरी का दुधवा टाइगर रिजर्व पर्यटकों के लिए खुल गया है। पर्यटक यहां 15 जून तक जंगल सफारी का मजा ले सकते हैं। पर्यटन सत्र की शुरुआत के दिन भारी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। छात्र छात्राओं ने दुधवा पार्क के गेट पर मनमोहक रंगोली सजाकर टाइगर रिजर्व के नए सत्र को सेलिब्रेट किया। दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक का कहना है, इस बार दुधवा टाइगर रिजर्व आने वाले के लिए दुधवा में मैलानी, मुरैना, किशनपुर 3 जंगलों की साइटिंग और बढ़ा दी गई है। इससे दुधवा टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों के लिए सफारी रोमांच से भरी रहेगी। हालांकि इसके लिए इस बार जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी।
पार्क में जाने के लिए टिकटों के दाम में 12 साल बाद बढ़ोतरी की गई है। कहते हैं कि हौसला बुलंद हो तो शारीरिक अक्षमता भी सफलता पाने में अड़चन नहीं बनती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया राजसमंद के भागवाड़ गांव निवासी गोविंद सिंह चौहान ने। शारीरिक रूप से दिव्यांग गोविंद पिछले 30 वर्ष से लेखन का कार्य कर रहे हैं, जबकि उनका 80% शरीर बेकार है। चौहान को उल्टा होकर लिखना पड़ता है। भोजन कराने का कार्य भी उनकी पत्नी करती है, लेकिन चौहान आज अपनी लेखनी के दम पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। शारीरिक अक्षमता के कारण चौहान बोलकर और मोबाइल पर वॉइस टाइपिंग कर अपनी रचनाओं का निर्माण करते हैं। सिरोही से वापस आते समय 25 जनवरी 1992 की रात सड़क दुर्घटना में गर्दन और रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से गर्दन से नीचे शरीर का 80% भाग शून्य होकर गतिहीन हो गया। अचानक हुए हादसे ने आर्थिक और मानसिक रूप से पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। माता पिता, छोटे भाइयों और बहन का बहुत साथ मिला। परिजनों की और विशेष तौर पर धर्मपत्नी की तीमारदारी और कई बड़े अस्पतालों के इलाज के बाद एक हाथ में कुछ जान आई। वृद्धावस्था में हाथ पैर कांपना बुजुर्गों में आमतौर पर एक बड़ी समस्या है। न्यूरोलॉजिकल स्थितियों के कारण होने वाली इस कपकपी को पार्किंसन रोग के नाम से जाना जाता है। इसके कारण बुजुर्गों को खाने पीने में भी काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए डीपीएस बोकारो के होनहार छात्र अभिनीत शरण ने एक खास और नए उपकरण एंटी शेकिंग स्पून का इजाद किया है। इस नवोन्मेषता के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए भी उसका चयन हो चुका है। सरकार की ओर से उसे इसके लिए बकायदा मेडल तैयार करने को लेकर 10,000 रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जा चुकी है। एंटी शेकिंग स्पून हाथ के कंपन और उस कंपन की विपरीत दिशा में कंपन उत्पन्न करने की तकनीक पर काम करता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत इसमें लगे 2 सेंसर से होती है। एक सेंसर हाथ कांपने और दूसरा हाथ कांपने की दिशा का पता लगाकर माइक्रो कंट्रोलर को सूचित करता है। इसके बाद मोटर अपना काम शुरू करता है और कंपन तथा हाथ घूमने की विपरीत दिशा में बल उत्पन्न होता है। गिम्बल सिस्टम के तहत लगे बॉल बियरिंग की मदद से विपरीत दिशा में कंपन उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप चम्मच का हिलना डुलना बंद हो जाता है, जिससे बुजुर्गों को खाने में दिक्कत नहीं होती। कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से सफर कर 63 वर्षीय महिला और युवक विकास टोंक पहुंचे। महिला कमलेश राणा हरियाणा के रोहतक की है और विकास दिल्ली का रहने वाला है। 4500 किलोमीटर साइकिल पर चलते हुए कन्याकुमारी पहुंचेंगे। 2017 में पति की मौत के बाद कमलेश राणा डिप्रेशन में चली गई। इसी दौरान उन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों ने घेर लिया। कमलेश राणा ने बताया कि शुगर और ब्लड प्रेशर दवाइयों से खत्म नहीं होता है। उन्होंने साइकिलिंग के जरिए बीमारियों को मात दी। ऐसे में खुद साइकिलिंग के जरिए बीमारियों को मात देकर अब ये मैसेज लोगों तक पहुंचा रही हैं। वहीं विकास इस यात्रा के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि क्लाइमेट चेंज के चलते बेमौसम बारिश ने हाल ही में किसानों को रुलाया। कोरोना जैसी महामारी हम झेल चुके हैं, लेकिन पर्यावरण को लेकर लोग जागरूक नहीं हैं। शेखपुरा में मत्स्य पालन रोजगार को लेकर बेरोजगार युवा काफी उत्साहित दिख रहे हैं। शेखपुर सराय प्रखंड के बेलाब पंचायत के युवा किसी निजी तालाब में मत्स्य पालन कर रहे हैं और देसी जुगाड़ से बिना कोई खर्च के मछली को विकसित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तालाब का पानी रिसाइकल किया जा रहा है। तालाब के पानी को मोटर से पाइप के सहारे ऊंचाई तक ले जा रहे हैं और उसी तालाब में पानी को गिरा रहे हैं। पानी जितना दूर और गति से तालाब में गिर रहा है, जिससे पानी के अंदर तरंग हो रहा है, जिससे मछली को ऑक्सीजन भी मिल रहा है और पानी में वेग रहने के कारण मछली को बड़ा होने में काफी सहयोग मिल रहा है। मछली समय के पहले बड़ी हो जा रही है। इस विधि में मत्स्य पालक को कोई ज्यादा खर्च नहीं हो रहा। 3 से 4 महीने में छोटी छोटी मछलियों का 1 से 2 किलो वजन हो जा रहा है। इससे मत्स्य पालकों को काफी मुनाफा भी हो रहा है। फ्रांसीसी दूतावास की ओर से वॉल आर्ट फेस्टिवल के तहत कलाकार देश भर में आर्ट पेंटिंग बना रहे हैं। फ्रांसीसी म्यूरलिस्ट फेबियन ने जयपुर के निकट जोबनेर गांव में लाइव वॉल आर्ट पेंटिंग बनाई। उन्होंने यहां 7 से 10 दीवारों पर चित्र बनाए। ये कलाकार पोस्ट पौराणिक कथाओं के मिथकों पर काम करते हैं। ये प्रतिभा देवी काली से जुड़ी पौराणिक कथाओं पर आधारित है। वे पहले ब्राजील में भी ये कार्य कर चुके हैं। पोस्ट पौराणिक कथाओं और मिथकों पर काम करने को लेकर फेमस है।
राजस्थान में फेस्टिवल का आयोजन अलायंस फ्रांसिस जयपुर की ओर से किया गया है। अलायंस फ्रांसिस जयपुर की निदेशक संजना सरकार ने बताया कि पौराणिक कथानक का चयन करते समय ये ध्यान रखा गया है कि धार्मिक उपदेश न हो, क्योंकि ये संवेदनशील हो सकता है। काली जो एक सार्वभौमिक विषय है, वो सशक्तिकरण का प्रतीक है, जिसे कविताओं के काम के माध्यम से शानदार ढंग से चित्रित किया गया है। वर्क किस तरीके से किया जा सकता है, पूरे गांव को कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है, ये मैसेज देने की कोशिश इस आर्ट प्रोजेक्ट के द्वारा की जा रही है। जैसलमेर जिले में निराश्रित और बेसहारा गौवंश का पालन करने वाली गौशालाओं का करोड़ों रुपए का अनुदान पिछले 3 महीनों से अधिक समय से अटक जाने से गौशालाओं के सामने संकट के हालात उत्पन्न हो गए हैं। इस कारण पहले से कर्जे में डूबी गौशालाओं के लिए ज्यादा बड़ा संकट खड़ा हो गया है। गौपालन विभाग की ओर से गौशालाओं में पलने वाले बड़े गौवंश के लिए 40 और छोटे के लिए 20 रुपए का अनुदान दिया जाता है। दरअसल कुछ गौशालाओं में गड़बड़ी या अनियमितताएं पाए जाने के कारण संबंधित विभाग और पशुपालन महकमे की तरफ से सबके अनुदान को रोका गया है। सरकारी अनुदान का पैसा नहीं मिलने से वे वर्तमान में सस्ते भाव में मिलने वाला चारा नहीं खरीद पा रहे। वर्तमान में जिले की गौशालाओं का अप्रैल, मई, जून और जुलाई का अनुदान रुका हुआ है। पिछले वित्त वर्ष 2021-2022 में जनवरी से मार्च के दौरान 44 गौशालाओं में 36,899 बड़े और 3,917 छोटे गौवंश को 90 दिन का 13.98 करोड़ रुपए अनुदान दिया गया था। इस बार करीब 50,000 गौवंश के लिए लगभग 16 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कोई भी देश हो या प्रदेश, उसके विकास के लिए बड़े उद्योग लगाना आवश्यक है, लेकिन यही उद्योग वहाँ के पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए काल का ग्रास बन जाए तो ये उद्योग नासूर बन जाते हैं। ताजा मामला जैसलमेर जिले का है। यहाँ सोलर प्लांट की कंपनी द्वारा नियमाविरुद्ध राज्य वृक्ष खेजड़ी के 1000 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए और आए दिन मूक पशु इनकी तारबंदी में फंसकर अपनी जान गंवा रहे हैं। पीपल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने इसको लेकर पुलिस अधीक्षक भंवर सिंह नाथावत से मिलकर उन्हें इस ओर अवगत कराकर कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी रिपोर्ट भी सौंपी है। पर्यावरणविद जाजू ने बताया कि सांवता गांव में सोलर प्लांट की बाउंड्री के पास राज्य वृक्ष खेजड़ी के 7 मीटर से बड़े 1000 से अधिक वृक्ष काटने तथा 7 राज्य पशु चिंकारा की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन इसमें कार्रवाई नहीं करता तो मजबूरन कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। ये चाहता हूं कि 1000 खेजड़ी के वृक्ष और 7 चिंकारों की हत्या का मामला उजागर करें। अगर पुलिस अधीक्षक इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करते तो मुझे मजबूर होकर 156(3) में इस्तगासा कर मुकदमा दर्ज कराना पड़ेगा और इन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाऊंगा। बिहार में नचनिया का नाच और कट्टा लहराना आम बात हो गई है, लेकिन आरा से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल कुछ अज्ञात बदमाशों ने नचनिया और उसके साथ मौजूद गायक को ही गोली मार दी। बताया जा रहा है कि नचनिया का अच्छा भला डांस चल रहा था। इसी बीच कुछ युवक हथियार लेकर उसे जबरदस्ती नचवाने की कोशिश करने लगे। डांसर ने जबरन नाचने पर विरोध किया, जिसके बाद उन युवकों के ईगो पर ये बात लग गई। फिर क्या था, नाच खत्म होने के बाद सभी बैक स्टेज पहुंचे और बंदूक निकालकर पहले डांसर को गोली मारी, फिर उसके साथ मौके पर मौजूद गायक को भी गोली मार दी। ये पूरी घटना संदेश थाना क्षेत्र के जनेडीह गांव की है। बताया जा रहा है कि सेमलपुर गांव में आहापुरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के पुत्र का बर्थडे था। इस मौके पर नाच कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। फिलहाल घायल डांसर और गायक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां दोनों का इलाज जारी है। वैसे तो लोकगीत में हर मौसम, हर व्यवस्था और हर परिस्थिति के लिए गीत संगीत की परंपरा है, लेकिन खास तौर से खुशियों में शिकायत के साथ इजहार के लिए लोक संगीत में झूमर की अपनी विशेषता रही है, जिसमें हल्के फुल्के अंदाज में इस तरह शिकायत की जाती है कि शिकायत सुनने वाले को भी मजा आता है।
कुछ इसी तरह के झूमर लोकगीत की प्रस्तुति विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला के जनसंपर्क और पर्यटन पंडाल के माध्यम से की गई। झूमर गीत के बोल का लोगों ने खूब आनंद उठाया, जिसके बाद जनता की जोरदार डिमांड के कारण एक बार फिर से जट जटीन लोकगीत की प्रस्तुति मंच से की गई। बता दें कि 1 महीने तक चलने वाले सोनपुर मेले में बिहार सरकार की ओर से लगातार रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें खास तौर से लोकगीत और लोक कलाकारों को तवज्जो दी जाती है, जिसे दूर दराज से मेला घूमने आए लोग भी बेहद पसंद करते हैं। बालोद जिले के जगन्नाथपुर साकरा में नंदी की प्रतिमा के पानी पीने का दावा करने वाला वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु साकरा स्थित शिव मंदिर में पूजा करने पहुंचे, जहां शिव जी के भक्त संगमरमर की बनी नंदी की प्रतिमा के मुंह पर चम्मच से पानी पिलाने लगे और पानी धीरे धीरे कर चम्मच से गायब होता गया। कई लोग इसे भगवान शंकर का चमत्कार मान रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसे इसी आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। नंदी की प्रतिमा को पानी पीने की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे और नंदी को पानी पिलाने लग गए। प्रतापगढ़ में वन विभाग की टीम ने बस्ती क्षेत्र में घुस आए एक तेंदुए का रेस्क्यू किया है। शिकार करने में अक्षम यह तेंदुआ 5 से 6 साल का बताया जा रहा है, जो मादा है। फिलहाल वन विभाग पिंजरे में कैद इस तेंदुए को वापस जंगल में। कोटपुतली में पीडब्ल्यूडी के अकाउंटेंट के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर